नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स में, इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स में, बिजनेस के आर्टिकल्स में, तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से। ओला शेल्स प्लान टू मेक इलेक्ट्रिक कार। अब ओला ने इलेक्ट्रिक कार बनाने के भी प्लान्स कर लिए थे। अब देखा आपने, बाइक्स भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, कुछ प्री लॉन्च मैं कहूँगा, अभी सिर्फ प्रोटोटाइप्स थे जो लॉन्च हुए हैं। और स्कूटीज तो वो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि अभी काफ़ी सारे मॉडल्स लॉन्च कर चुके हैं, काफ़ी दिखते भी हैं हमें रोड पर। तो यहाँ पे जो न्यूली लिस्टेड कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, काफ़ी न्यूज़ में भी थी जब 70 रुपये पे इसका जब शेयर लिस्ट हुआ तो ये 150 तक पहुँच गया सिर्फ एक हफ्ते में। तो इन्होंने एक रोड मैप ले किया है फॉर प्रॉफिटेबिलिटी बैंकिंग, हायर वॉल्यूम के ग्रोथ पर ये बेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हायर वॉल्यूम को अचीव करना चाहते हैं और इस पर ही प्रॉफिटेबिलिटी को अपने बेस करना चाहते हैं। यहाँ वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा सप्लाई चेन का, इन हाउस प्रोड्यूस सेल्स, यस बैटरी सेल्स भी इन हाउस प्रोड्यूस करना चाहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने शेल्व कर दिए हैं प्लान्स को टू मेक इलेक्ट्रिक कार्स। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी फाउंडर एंड सीएमडी भविष्य अग्रवाल, कंपनी जिसने फोरे किया इनटू इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट लास्ट वीक, ये बिल्ड करेंगे प्रोडक्ट्स जो इंडियंस को जिसकी जरूरत है। एंड वास्ट मेजॉरिटी इंडियंस टू व्हीलर ही यूज करते हैं, फोर व्हीलर नहीं यूज करते हैं, टू व्हीलर या थ्री व्हीलर जो सबसे प्रैक्टिकल मैं बोलूंगा प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट क्वार्टर में ओला इलेक्ट्रिक का जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है एंड अर्निंग्स हैं बिफोर टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, जो मैं बोलूंगा ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट है और अमोर्टाइजेशन, ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर था। मतलब जितना खर्चा उतना ही कमा पाए, प्रॉफिट नहीं कर पाए और ज्यादा लॉस भी नहीं। बट फॉर वन टाइम रिवर्सल ऑफ अबाउट 30 करोड़ इट हैड टू पे फॉर अ चेंज इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन द गवर्नमेंट फॉर पीएलआई रूल्स। उन्होंने कहा एडिंग सेल सेगमेंट इज एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। तो सेल सेगमेंट पे बहुत इन्होंने फोकस किया, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, जो बैटरी सेल होती है सबसे बड़ा खर्चा होता है किसी भी गाड़ी में, ठीक है। मैक्स 70% कॉस्ट ले जाता है ऑलमोस्ट कुछ गाड़ियों में, जो बैटरी सेल वगैरह मिला के जो जाता है खर्चा, एंड बाकी सारी 30% ही रहता है कंपोनेंट। सो प्रॉब्लम ये है कि ऑफकोर्स हम लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, एंड भविष्य अग्रवाल काफ़ी फोकस्ड है कि बैटरी सेल्स हम लोग इंडिया में ही प्रोड्यूस करें, खुद से बनाएं, एंड तभी हम ट्रूली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। तभी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी है, अगर हम ये चीज़ कर पाते हैं तो। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। बजाज गेट्स डीवीए सर्टिफिकेट फॉर ऑल 15 ईवी मॉडल्स। तो ओला आपने देखा किस तरीके से प्योर ईवी कंपनी है, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, टू व्हीलर्स बनाती है। यहाँ पे बजाज ऑटो पहला ऑटोमोटिव ऑटो एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मिली, सर्टिफिकेट मिली है, डीवीए सर्टिफिकेट फॉर ऑल 15 इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स इट हैड सबमिटेड फॉर क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ कंपटीशन बड़ा इंटेंस है और देखिए हमारे लिए तो बहुत फायदा है एज अ कस्टमर। वी वांट कि नई से नई टेक्नोलॉजी आए, इनोवेशन आए, एंड ये कंपनीज ये करेंगी बिकॉज दे हैव टू कम्पीट। एक कस्टमर के पास 10 कंपनीज के अगर ऑप्शन है तो 10 कंपनीज पूरी जोर लगाएंगी कि वो बेस्ट प्रोडक्ट्स लाए बेस्ट प्राइस पे। तो MHI, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ने अप्रूव किया है 50 मॉडल्स आउट ऑफ 74 मॉडल्स सबमिटेड बाय 6 कंपनीज, जिसमें टाटा मोटर्स का नाम है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक भी है, टीवीएस मोटर भी है, इसके बाद आइशर मोटर आ जाता है हमारा, बजाज ऑटो आ जाता है, और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स है वो अभी भी अंडर रिव्यू है। तो डीवीए सर्टिफिकेट होता क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको ना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में इंसेंटिव चाहिए गवर्नमेंट से। कि जितनी भी कार्स मैन्युफैक्चर हो रही है ना, और जितने भी आईफोन बन रहे हैं इंडिया में, जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ज़्यादातर पीएलआई स्कीम में आती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में। तो यहाँ पे फायदा ये होता है कि इनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, प्रोडक्शन के टारगेट्स हैं, अगर ये उतना अचीव करते हैं तो प्रोडक्शन के बेसिस पे इन्हें इंसेंटिव्स मिलते हैं, जिसमें 50% लोकलाइजेशन का रूल है कि 50% या उससे ज़्यादा लोकलाइजेशन होना चाहिए इनके व्हीकल्स में क्लेम करने के लिए इन बेनिफिट्स को। तो गवर्नमेंट चाहती है लोकल प्रोडक्शन हो, जिसके लिए ये सारे स्कीम्स हैं। पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है कि 20 फर्म्स तो एलिजिबल हैं इस पीएलआई स्कीम के लिए, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, ओईएम हम बोलते हैं जिसे, ठीक है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, नॉन ऑटो ओईएम्स। लेकिन 14 ने अप्लाई नहीं किया है डीवीए के लिए, यहाँ पे देखिए, एंड डीवीए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया, तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इनके पास क्वालिफाइंग पोर्टफोलियो ही नहीं है, ऐसा कुछ बना ही नहीं रहा है जिसमें इन्हें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मिले।
तो जैसे कि सुजुकी मोटर्स हैं, अशोक लेलैंड है, फोर्ड इंडिया है, hyundai मोटर है, किया हो गया, पीसीए, ये सारी कंपनीज, पिनेकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस, इनके पास लगता है ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे इन्हें पीएलआई स्कीम में ये अप्लाई कर पाए। टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प और पियाजो व्हीकल्स, दे हैव नॉट सबमिटेड एनी एप्लीकेशंस। यस, एंड नॉन ऑटो ओईएम्स में 5 out of 6 एलिजिबल कंपनीज येट हैव टू अप्लाई, तो अभी तक अप्लाई किया ही नहीं है उन्होंने। जो ओईएम्स भी हैं नॉन ऑटो, जिनमें से करीब 5 में से 6 एलिजिबल है और फिर भी नहीं किया है इन्होंने अप्लाई। बजाज को डीवी क्लियरेंस मिल गया है कितने के लिए? 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए मिल गया है अंडर चेतक ब्लू रेंज वेरिएंट्स। तो बजाज भी काफी एग्रेसिवली नए व्हीकल्स लाने वाला है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। टीवीएस ने भी सिक्योर कर लिया है अप्रूवल, अगर आप देखेंगे ये रहा, टीवीएस हैज सिक्योर्ड अप्रूवल फॉर 2 of the 5 एप्लीकेंट्स, टीवीएस iQube S एंड iQube स्मार्ट कनेक्ट, एंड आयशर का भी एक एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी टन्स फ्लड होने वाला है, हमें लगता है मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो लेट्स से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आई थिंक यू कैन वेट अ लिटिल इफ यू वांट टू, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी अब बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी है जो ईवी पे पूरा डोमिनेट कर देगी शायद, या एक ही कंपनी है जो जिसके पास है टेक्नोलॉजी है। हमारी सारी कंपनीज बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही है टेक्नोलॉजी के टर्म्स में भी, इन टर्म व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, कम्युनिकेशंस नेविगेशन सेक्टर में हेल्प इंडिया बिकम $44 billion स्पेस इकोनॉमी। इंडिया ने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा है जो अभी 2 वीडियोस पहले हम डिस्कस कर रहे थे, एंड हम चाहते हैं कि अगले 10 साल में 10% जो हिस्सा है पूरी दुनिया का स्पेस इकोनॉमी का वो इंडिया का हो, ठीक है। एंड ये पॉसिबल है अचीव करना, ऐसा इंडिया को लगता है। तो हमारा टारगेट है कि हम $44 billion स्पेस इकोनॉमी बन जाए 2033 तक। एंड हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से स्पेस इकोनॉमी, मतलब अगर हम ओवरऑल स्पेस टेक्नोलॉजी अच्छी डेवलप करते हैं तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को भी साथ हैंड इन हैंड बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एंड ऑफकोर्स एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऐसी चीज़ है जो इंडिया को नेक्स्ट मैं कहूँगा मिलेनिया में लेके जाएगी, नेक्स्ट डेकेड्स तक हम लोग आगे ग्रो कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि द वर्ल्ड इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी नाउ, एंड जिसके पास टेक्नोलॉजी है दे आर इन पावर। सो ओवरऑल हमारा एस्पिरेशन है कि हम 8% कैप्चर करें ग्लोबल मार्केट का, एक्सपोर्ट करें करीब $11 billion ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स। तो ये कहना है इंडस्ट्री बॉडी इस इंडियन स्पेस एसोसिएशन का, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लार्ज चंक ऑफ जो ग्रोथ है वो आएगा कम्युनिकेशन सेक्टर से। यस, सो हम लोग कम्युनिकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छे यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ हम लोग नेविगेशन में भी काफ़ी इंप्रूव करेंगे एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन में। तो ये जो 3 सेक्टर्स है, कम्युनिकेशंस, नेविगेशंस एंड अर्थ ऑब्जर्वेशंस, काफ़ी बड़े एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे। एंड कंट्री सेलिब्रेट करेगी नेशनल स्पेस डे फ्राइडे को, विच इज ऑल्सो द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन साउथ पोल ऑफ द मून सर्फेस। तो बिजनेस स्टैंडर्ड टेक्स अ लुक एट द ग्रोथ होराइजन। तो अगर आप ग्रोथ होराइजन देखें तो अभी कितना है और हमारे प्रोजेक्शंस क्या है, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं दे शुड लुक एट दिस सेक्टर, एंड थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए मुझे लगता है उन्हें इस सेक्टर में भी। कम्युनिकेशंस देखिए अभी $4 billion है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14.8, और 2033 बहुत दूर नहीं है, 10 साल की बात है। 10 साल में करीब 3.5 गुना ग्रोथ, ऑलमोस्ट 4 गुना। नेविगेशन में जो अभी $2.5 billion का है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $10 billion का होगा, 5 गुना ग्रोथ ऑलमोस्ट। अर्थ ऑब्जर्वेशन 0.5 से $8 billion बन सकता है, मतलब आप ग्रोथ देख रहे हैं यहाँ पर करीब 16 गुना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री ही 16 गुना हो सकती है। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च, ग्राउंड नेटवर्क, ये देखिए ये सारे जो सेक्टर्स हैं अभी इतने नासेंट स्टेज पे है कि ओवरऑल ये सेक्टर्स में ही जो ग्रोथ है वो कई टाइम्स हो सकती है। तो वी हैव टू, आई थिंक वी शुड फिगर आउट क्या क्या कंपनीज है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है और क्या वो लिस्टेड कंपनीज है। सॉफ्टवेयर राइज इन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट स्लोज फ्लैश PMI टू 60.5। PMI मैं बता दूं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है। किसी अगर मैं बोलूँ इस टाइम पे इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई है, बोलेगा सामने वाला नहीं हुई है, तो हम किस बात पे डिबेट करेंगे। ये तो नहीं करेंगे कि हमारे आसपास 5 किलोमीटर में हुआ है या नहीं हुआ है, पूरे देश की बात करनी है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये ओवरऑल अगर बढ़ता है 50 के ऊपर जाता है इसका मतलब एक्सपांशन हो रहा है, बढ़ रहा है, और 50 के नीचे रहता है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है।
तो यहाँ पे हमें सॉफ्टर राइस देखने को मिला। सॉफ्टर राइस का मतलब होता है बढ़ा लेकिन बहुत ही सॉफ्टली, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड आउटपुट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जॉब क्रिएशन भी हमारा सबसे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग से ही होगा। सो जो वीकनिंग है न्यू ऑर्डर ग्रोथ की इन सेक्टर, इसने स्लो किया है एक्सपेंशन ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी अगस्त में। अगर लेटेस्ट सर्वे देखिए HSBC के द्वारा, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे जो ग्लोबल बैंकर ने कैरी आउट किया, जो हेडलाइन फ्लैश कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ये डिक्लाइन हो गया है और आ गया है 60.505 पे। यस, सो 60.05 इज अ वेरी गुड नंबर। आई डोंट थिंक इट्स वरीसम की कोई चिंता की बात है। और 60.07 था ये पहले। सो इट्स अ वेरी सॉफ्ट डिक्लाइन, मुझे लगता है इट्स नॉट इवन अ वेरी न्यूज वर्थी चेंज। यहाँ पे डेटा हाईलाइट कर रहा है कि कुछ शार्प अपटर्न आए हैं न्यू बिजनेस इंटेक्स में, सॉलिड जॉब क्रिएशन, अपबीट एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अच्छी है टॉवर्ड्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। प्राइस फ्रंट पे बात करें तो सॉफ्टवेयर इंक्रीज हुआ है। इनपुट कॉस्ट में इनपुट कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। एंड ओवरऑल अगर आप देखें सेलिंग प्राइसेस भी थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे ओवरऑल सिग्निफिकेंटली ये हाई है जो हमारा हिस्टोरिकल एवरेज है उससे। तो इसका मतलब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। कोई चिंता वाली बात यहाँ पे अभी तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। सो दिस इज समथिंग दैट इज अ रियली गुड न्यूज फॉर अस, स्पेसिफिकली फॉर इंडिया जैसी कंट्री जो चाइना के पास पे ऑलमोस्ट इस एस्पेक्ट में कि हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए। हमें चाहिए कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में हो, जैसे मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, हर जगह भर दिया है उन्होंने, हमें वही करना है पूरी दुनिया में। सो ये जो ओवरऑल डेटा है दिस इज अ रियली गुड डेटा फॉर अस। और ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये मैन्युफैक्चरिंग का है, यही सर्विस का भी आता है, सर्विस सेक्टर का। तो वहां भी सेम चीज़ है, 50 के ऊपर जितना जाएगा उतना एक्सपांड कर रहा है, और 50 के नीचे अगर चला गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो इस पर जरूर ध्यान रखिएगा हमेशा। टू बैन और रेगुलेट गवर्नमेंट्स क्रिप्टो पेपर लाइकली बाय अक्टूबर तक गवर्नमेंट का क्रिप्टो पेपर आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड है इंडिया में ये। एंड सितंबर और अक्टूबर तक ये रिलीज हो सकता है, इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल का ये कहना है। तो ये डिटरमाइन करेगा कि हमें क्रिप्टो को इंडिया में बैन करना है या लीगलाइज करना है। यस, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को कैनबिस की तरह ट्रीट किया है इंडिया में, राइट। मतलब आप देखिए कि इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, वी नो दैट जितना वोकल रही है गवर्नमेंट अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन, मैं बोलूंगा गवर्नमेंट ने बोला है स्पेसिफिकली वी आर नॉट अगेंस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बट यस क्रिप्टो करेंसीज वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट इट। एंड इट वॉज टू लेट, लोग ऑलरेडी हजारों करोड़ इंडिया में डाल चुके थे इसमें, तब तक गवर्नमेंट ने ये डिसीजंस लिए। तो कंसल्टेशन पेपर को बहुत सारे स्टेक होल्डर से मिलने वाला है डेटा ओवरऑल। एंड कुछ होगा नहीं, देखिए अगर आप बैन भी कर दोगे तो सारी कंपनीज जो ऑलरेडी दुबई चली गई है वो कंप्लीटली दुबई शिफ्ट हो जाएंगी या दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में शिफ्ट हो जाएंगी। तो यस, वी विल फेस अ लॉट ऑफ लॉसेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर मैं बोलूँ, क्योंकि सिंगापुर और दुबई वहां पे बैठे हैं, उन्होंने बोला कि हमें तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का हब बनाना है अपनी कंट्री को। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने पब्लिश किया एक सिंथेसिस पेपर जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस प्रेजेंट किए हैं कंट्रीज के लिए और रोड मैप। तो ये गवर्नमेंट काफी ध्यान से पढ़ने वाली है हमारी। देखिए उनको भी ना कहीं कुछ वो भी गूगल करते होंगे मेरे हिसाब से ये पेपर्स बनाने से पहले। एंड जो भी प्रेसिडेंट रहता है ना पहले से कि यूएस ने इस पर क्या नियम बनाया, यूरोप ने क्या बनाया, बस ये वही पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडिया में काम शुरू होता है। तो ये पेपर ऑफर करता है इनसाइट्स इनटू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म। अभी देख सकते हैं आप इंडिया में ही न्यूज़ आया कि एक ब्रोकर जो था क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज, एंड वहाँ से ब्रोकर से कितने सारे हमारे हज़ारों करोड़ के आई थिंक अमाउंट्स वर्थ कॉइन्स चोरी हो चुके हैं, हैक हो चुके हैं। सो इट वॉज अ रियली बिग लॉस। ग्रुप ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स ने अडॉप्ट किया एक रोड मैप, ठीक है, जहाँ पे क्रिप्टो एसेट्स के लिए प्रपोज किए गए एक रोड मैप इन द सिंथेसिस पेपर। इसको कहा जा रहा है स्विफ्ट एंड कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन। जो जॉइंट कम्युनिक्यू है ये इशू की गई आफ्टर फाइनल मीटिंग। और यहाँ पे ओवरऑल इंडिया तो काफी वोकल था इस चीज को लेके। G20 में भी इंडिया के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट सुने गए निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दो, ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ कि ये हम लोग सारी कंट्रीज मिलके इसको बैन कर दे ग्लोबली। बट थोड़ा सा ये चाइल्डिश भी साउंड कर रहा था, बिकॉज यू कैन नॉट बैन इट। उसका फीचर ही ये है कि आप बिटकॉइन को फिर भी बैन नहीं कर सकते, राइट। एंड इन्होंने IMF एंड FSB से कहा, लाइक
रिक्वेस्ट की है फॉर रेगुलर एंड स्ट्रक्चर अपडेट्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द G20 रोड मैप ऑन क्रिप्टो एसेट्स। सो G20 जो रोड मैप होगा क्रिप्टो एसेट्स पे, वी हैव टू सी किस तरीके से इंडिया में ये होता है या नहीं इम्प्लीमेंट। ओवरऑल सीनियर फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं अभी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड हैक। यस, अभी मैं जिसकी बात कर रहा था आई थिंक ये रहा, यही हैक है ये, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं $230 मिलियन लॉस की जो सफर किया है वजीर एक्स ने ड्यू टू साइबर अटैक हुआ था इन पर, और $230 मिलियन का लॉस हुआ है। तो टीम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया से इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर को, एंड यहाँ पे ओवरऑल देखा जाएगा कि किस तरीके से ये हैक हुआ, जो वॉलेट्स इन्वॉल्व हैं, जो ट्रांसफर इन्वॉल्व है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इन्वॉल्व है, एड्रेसेस एंड मोर। और वन ऑफ द चैलेंजेस जो ये फेस करते हैं इज एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रेगुलेशन इन द कंट्री। कोई रेगुलेशन नहीं है इंडिया में, बस ये हमने क्रिप्टो के लिए हमने सिर्फ टैक्स रेगुलेशन बनाया कि भाई इस पे 30% टैक्स कर दो, 1% TDS कर दो, फलाना टैक्स कर दो, लॉस सेट ऑफ करना मना कर दो, बैन कर दो। तो ये सब चीजें तो कर दी, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि देखिए लोग फिर भी पैसा लगा रहे हैं क्रिप्टो में। सो गवर्नमेंट हैव टू सी, अगर देखिए चीज़ों की इंपॉर्टेंस कैसे पता लगती है, क्या पता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ से आपकी कंट्री में लोगों को उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर उसमें इंटरेस्ट है, लोग हजारों करोड़ रुपए इसमें डाल रहे हैं, तो इट शुड बी योर प्रायोरिटी। गवर्नमेंट को शायद ये चीज़ इस तरीके से डिसाइड करनी चाहिए होगा। तो यहाँ पे $230 मिलियन का लॉस वजीर एक्स को नहीं हुआ है, इंडिया के लोगों को हुआ है जिन्होंने अपने पूरे कॉइन्स, मनी होल्डिंग सारे वजीर एक्स में रखे थे। तो यहाँ पे ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज है एंड वी रियली नीड वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ओवरऑल जो यहाँ पे गवर्नमेंट लेकर आए, एंड ताकि ये सेक्टर पूरी तरीके से रेगुलेट हो, फ्यूचर के बारे में कुछ पता चले। Powell at economic crossroads as he prepares for Jackson Hole speech। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। 2 साल पहले जेरोम पॉवेल जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, फेडरल रिजर्व में बता दूं RBI है एक तरीके से यूएसए का, एंड यहाँ पे इन्होंने कहा था कैंसस सिटी में ही एनुअल कॉन्फ्रेंस में वार्न किया था कि अगर हमें महंगाई को कम करना है तो इसके लिए आपको कुछ पेन से गुजरना होगा। लोअरिंग द इन्फ्लेशन वुड रिक्वायर सम पेन। एंड फ्राइडे को पॉवेल अगेन डिलीवर करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्पीच पिछले 2 साल की, जिसे पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त, एंड वो फोकस करने वाले हैं इस बात पे कि किस तरीके से फेडरल रिजर्व ट्राई कर रहा है कि पुल ऑफ करे व्हाट इज अनलाइकली या मे बी इम्पॉसिबल, ठीक है, एंड दैट इज पेनलेस सॉफ्ट लैंडिंग। क्या होता है सॉफ्ट लैंडिंग? इसका मतलब बिना इकोनॉमी में रिसेशन किए, बिना स्टॉक मार्केट को क्रैश किए, ये इंटरेस्ट रेट साइकिल को चेंज कर दे। मतलब साइकिल ये था कि पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए, फिर रोक दिए गए, और अब इसको नेगेटिव करना, मतलब इंटरेस्ट रेट को कट करना है, आपके लोन को सस्ता करना है। अब इन्होंने पैसा मार्केट में सप्लाई बढ़ाना है पैसे का, और जब भी ये हुआ है आज तक हर बार मार्केट क्रैश हुई, इकोनॉमी रिसेशन में गई, ये सारी चीजें हमने फेस की। बट ओवरऑल हुआ क्या, 2000 अगर आप 22 से देखें तो इन्फ्लेशन 9.1% चला गया था करीब करीब, एंड बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो फेडरल रिजर्व को बहुत ही तेज गति से रेट्स बढ़ाने पड़े, एंड अब हम उस पड़ाव पे आ गए जब इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल कर चुके हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, बट अब दे आर स्टिल टेंशंस कि क्या हम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे, मतलब बिना इकोनॉमी मार्केट्स को क्रैश किए, बिना रिसेशन के बिना क्या हम स्विच कर पाएंगे, रेट कट्स पे जा पाएंगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट है आप देखेंगे ऑलरेडी इसकी वजह से यूएस मार्केट में अभी कुछ दिन पहले करेक्शन भी देखने को मिली, 4.3% हो गया था जुलाई में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए रिसेशन का एक जो लीडिंग इंडिकेटर है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। आप अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देखोगे तो समझ जाओगे कि आगे रिसेशन आ सकता है इकोनॉमी में। कंपनीज हायर नहीं कर रही है, बहुत ही तेजी से फायर कर रही है। इसका मतलब कंपनीज, देखिए कंपनीज एक ऐसी इंडिविजुअल है आप कह सकते हैं जो सिर्फ एक्सपांशन के बारे में सोचती है, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, 24 घंटे उनका सोचना ये काम है। अगर एम्प्लॉयज को निकाल रही है, इसका मतलब जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है उसके लिए वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है नहीं। तो ओवरऑल पॉवेल हो सकता है इस स्पीच को यूज करे और कहे कि ये रेट कट जो है ये इमिनेंट है, लेकिन इकोनॉमिस्ट का ये सोचना है कि ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, एंड ये डिटेल्स नहीं देंगे कि किस तरीके से रेट कट होंगे, कितने होंगे, ओवरऑल ये सारी बातें ये इसमें नहीं करने वाले हैं। तो मैक्रो पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स की फाउंडर है, उनका कहना है कि एक नैरेटिव सेटिंग स्पीच होगी ये ओवरऑल, ठीक है, और जो ओवरऑल नैरेटिव है वो ये रहेगा कि वी आर गोइंग टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू कीप दिस सॉफ्ट लैंडिंग गोइंग।
तो जो भी हो सके वो करेंगे, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग वो करके ही रहेंगे। एंड लॉजिक ये है हाई इंटरेस्ट रेट का, बहुत ही सिंपल है कि जब बहुत ज्यादा कॉस्ट होगा ना पैसा बोरो करना, तो कार खरीदना, घर खरीदना, ये सब लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे, कम करेंगे, जिसकी वजह से महंगाई कम होगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसीज होती है वो इसी तरीके से, इसी लॉजिक पे होती है। तो यहाँ पे लोग बहुत क्लोजली देख रहे हैं यूएस में इस चीज को, जिन्होंने होम लोन लिया है, जिनके पास एजुकेशन लोन है, या फिर जिनके पास कार लोन है, या आगे जो लोग घर लेना चाह रहे हैं, दे आर ऑल वेटिंग, क्योंकि यूएस में लोगों को आदत नहीं है कि वो 5-6% इंटरेस्ट पे करें अपने लोन पर। जी, वो ये नहीं कर सकते। वहां पर लोग अभी तक 1% और 2% पर लोन ले रहे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड पूरी दुनिया इसको बहुत क्लोजली वॉच करने वाली है। इंडिया के मार्केट्स भी इस पर बहुत बड़ा रिएक्शन दे सकते हैं। तो विल वेट, देखते हैं क्या होता है सितंबर में। एंड आज फ्राइडे को ये क्या बोलते हैं इस एनुअल कॉन्फ्रेंस में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।